नमस्कार। राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और वो आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओलांद के बीच शिखर स्तर की बातचीत, कई अहम समझौते हुए इसके साथ साथ, जिसमें सोलर अलायंस को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरह दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया है, उससे आतंकवाद से लड़ने में मदद मिलेगी। इस दौरे के दौरान जिस बात पर सबकी नज़र थी वो थी राफेल डील। भारत को 36 राफेल जेट्स खरीदने से जिस पर कि 9 महीने पहले ही लगभग ऐसा लग रहा था कि बातचीत हो गई थी, तय हो गई थी, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत को लेकर बात अटक गई है। किस तरह से देखा जाएगा फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये दौरा, क्या रही इस दौरे की कामयाबियां और किस तरह से आगे फॉलो अप होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव नयन, जो कि सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं IDSA में। दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU में। तीसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी हैं। शशांक जी भारत के पूर्व विदेश सचिव हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर चिनॉय, मैं आपके साथ अगर शुरुआत करूं कि अब आज ही वो रुखसत हो जाएंगे देश से, किस तरह से आप इस पूरे 3 दिन के दौरे को देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात भारत की ये है कि उनको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए और उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात यह है कि जो वायुसेना है उसका भी अपग्रेडेशन हो रहा है और उस पर कुछ चर्चा है, क्योंकि राफेल जो एक अच्छी एयरक्राफ्ट है उसका दाम $9 मिलियन है। और जो बाकी मार्केट में जैसे सुखोई का Su-30 जो सीरिया में अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका दाम $4 मिलियन है। जी। और उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स पे भी बात हो रही है फ्रांस के साथ। तो अब हाँ, सरकार ये फौज चाहती है, मतलब वायुसेना चाहती है कि कम से कम 124 राफेल खरीदे जाए। अभी 36 राफेल की बात हो रही है कि वो चाहते हैं कि कम से कम 2 स्क्वाड्रंस और रिजर्व्स रहें। अब उसमें दिक्कत ये है कि यदि एक का दाम $9 मिलियन होगा तो वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि ये बातचीत चलेगी। और उसके साथ साथ भारत फ्रांस से सलाह भी लेगी कि जो उसकी कोशिश है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में आ जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उस पर भी बात होगी। क्या जो 4 तो देश आपको लग अब रहा है, जुड़ जो गए हैं। कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते में बात तय हो जाएगी, ठीक है, अभी एक जो है MOU पे साइन तो हो गया है, लेकिन अभी और जिस तरह से जो तकनीकी इसका आधार था, जो तकनीकी एस्पेक्ट्स थे, वो भी पूरे कर लिए गए हैं और अब सिर्फ कीमत पे बाकी है बात। आपको लगता है कि 4 हफ्ते काफ़ी रहेंगे इसके लिए? देखिए, सिर्फ कीमत नहीं है ना, जब और इस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं 4 मिलियन, 5 मिलियन, $3 मिलियन के लिए, तो एक जिसका $9 मिलियन है, वैसे अच्छी एयरक्राफ्ट है, तो फिर उस पर तो बातचीत हो गई कि यदि 124 ये हवाई जहाज़ खरीदने हैं तो उसका काफ़ी खर्चा होगा। जी। तो इसीलिए उस पर ये बात अड़ी हुई है, क्योंकि और भी कंपेटिटर्स है, सुखोई है, ग्रिपन है, कई हैं। मगर अमेरिका के साथ बात करने में ये है, एक तो उन्होंने ज़ीरो इन नहीं किया, और दूसरा ये होता है कि जब कभी तनाव होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो फिर अमेरिका स्पेयर पार्ट्स नहीं बेचती है जब तक सब मामला ठंडा नहीं हो। जी, तो बिल्कुल। उस पर भी शायद वायुसेना उनके पक्ष में नहीं होगा। जी। शशांक जी, आप तो इन तमाम जो बातचीतें होती हैं उच्च स्तर पर उनका हिस्सा रहे हैं। आप ये बताइए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि जब 9 महीने पहले जो बातचीत पूरी लग रही थी कि हो गई है और अब जो है ये महत्वपूर्ण दौरा हुआ, कई मायनों में दौरा भी इस वजह से हुआ, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के जो जो रिश्ते जितने नज़दीक आ रहे हैं, उसमें हथियारों की खरीद फरोख्त जो है या जेट की जो खरीद फरोख्त है, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 5वीं बार जो है कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मेहमान बना है भारत में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा बार किसी और देश का विदेशी मेहमान नहीं बना है। क्यों आपको लगता है कि कीमत को लेकर पहले से बात नहीं तय हो पाई? क्यों आपको लगता है कि ये अधूरा सा काम रहा? देखिए, फ्रांस के साथ में भारत के रिश्ते हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं और डिफेंस के सेक्टर में और सैटेलाइट्स के लॉन्च करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन में भी हमेशा फ्रांस सबसे आगे बढ़कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन ये बात जरूर है कि फ्रांस के पार्ट्स जो हैं उनका थोड़ा सा कीमत ज्यादा होता है
और उसको ध्यान में रखना होता है क्योंकि उनके लिए ग्लोबल मार्केट्स अवेलेबल रहते हैं और कंट्रीज उनसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं और उसके लिए वो प्राइस देने को तैयार है जो भी फ्रांस को चाहिए, फ्रांस की कंपनीज को। तो एक समय था जबकि भारत को लग रहा था कि फ्रेंच कंपनी जो डसॉल्ट है, जो राफेल बनाती है, उनके पास ऑर्डर्स नहीं थे। 7,000 लोग उनके जो है इंतजार कर रहे थे कि कोई ऑर्डर आए। भारत ने अपना बड़ा ऑर्डर दे रखा था, तो फाइनली उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 36 हम ले लेते हैं ऑफ द शेल्फ। उनको इच्छा थी कि शायद वो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे और ठीक दाम हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच में फ्रांस की कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स आ गए हैं। अब उनके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि उनको समय नहीं है कि भारत के लिए वो हवाई जहाज बना सके जल्दी से, और उन्होंने सप्लाई भी करने शुरू कर दिए हैं और कंट्रीज को। तो मेरे ख्याल से अब बात थोड़ी सी इसलिए बदल गई क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का नहीं तो मतलब कम से कम ये मार्केट ड्रिवन फोर्सेज होती हैं इस मामले में। जैसे रूस के साथ में भारत का जो रहता है बातचीत, वो होती है स्टेट टू स्टेट लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे बातचीत चलती है। फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन जहां तक ये चीजें खरीदने का मामला है वो मार्केट फोर्सेस से होता है। तो मेरे ख्याल से दिक्कत थोड़ी सी रहती है, लेकिन हमको ये बात जरूर मान के चलनी चाहिए कि फ्रांस जो है जो पॉलिटिकल मसलों पर, जैसे अभी चिन्मय साहब ने कहा है कि भारत की स्थायी सदस्यता है सुरक्षा परिषद की, उसमें फ्रांस हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहा है। और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हमारे ताल्लुकात आगे बढ़े हैं उसमें फ्रांस ने भी अच्छा रोल प्ले किया है। यूरोपियन संघ के साथ में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई 2004 में, उसमें भी फ्रांस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये शशांक जी, आपको लग रहा है कि सिर्फ खरीदार ज्यादा मिल गए हैं? जी शशांक जी, आपको लग रहा है खरीदार ज्यादा मिल गए हैं तो शायद अपनी बात से हट गया होगा फ्रांस, लेकिन खबरें इस तरह की छप रही हैं कि जिस तरह से जो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर हो रही है, लगातार जो खासकर दहशत का जो माहौल है उसके बाद से इन्वेस्टर्स भी आने को तैयार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी उसकी दर बढ़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये तक खुद राष्ट्रपति ने ये कहा कि एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है उनके यहाँ, अगर इकोनॉमिक स्तर पर अगर देखा जाए, आर्थिक आधार पर देखा जाए, खुद राष्ट्रपति ने इस बात को कबूल किया, उसके बाद भी इस डील पर बात नहीं हो पाई। नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को कि ये कि वहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी उन्होंने अभी हाल में लगाई है, लेकिन फिर हमारे लोगों को स्टडी करना चाहिए कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कि उन कंपनीज के पास सरप्लस कैपेसिटी है। तो मार्केट ड्रिवन फोर्सेज हैं तो नेचुरली फिर मार्केट के अनुसार वो आपको जो और चीजें जहाँ पे कि उनके पास वर्क फोर्स है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं है, तो वो आपके साथ में मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे उनको पूरे तरीके से इच्छा है कि आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन वो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या पब्लिक सेक्टर के, उनको ये बातें स्टडी करके देखनी होगी कौन से क्षेत्र में। जैसे अब कुछ चीजों में बात बनी है कि चाहे ट्रेन के बारे में हो, फास्ट ट्रेन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सोलर अलायंस की बात है, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें फ्रांस की बहुत कैपेसिटीज हैं, लेकिन कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन ये कि उनके यहाँ जो है चूंकि अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं सब वेस्टर्न कंट्रीज का इस समय, और चीन का भी हालात थोड़े से, इकोनॉमिक हालात थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, तो भारत जो है ऐसे में एक देखी जा रही है कि ब्राइट स्टार है। 7.4 7.5 की जो है उनके जो है वो ग्रोथ रेट देखी जा रही है अगले 2 साल में। तो मेरे ख्याल से उसका हमको पूरे तरीके से माइक्रो लेवल पे स्टडी करके देखना चाहिए कि अगर मार्केट फोर्सेज में हमको कुछ किसी चीजों में फायदा हो सकता है तो उन टेक्नोलॉजीज को हम लें उनके पास। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव नयन, ये बताइए कि आपकी क्या राय है? खासकर ये नहीं चाहती कि पूरी डिबेट ही जो है राफेल जेट पे ही हो जाए, लेकिन इसके अलावा भी हम जानते हैं कि भारत जो है वो मिलिट्री के खासकर क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बाकायदा एक जो अमाउंट है उसको अलग किया गया है कि ये जो है हमें मिलिट्री डेवलपमेंट पे करना है, चाहे हथियार खरीदने हो, जेट्स खरीदने हो, जिस तरह से भी करना हो। ऐसे में वाकई भारत एक बड़ा आकर्षण हो सकता है रूस के लिए। ये डील ना होने के पीछे जो शशांक जी कह रहे हैं वही आपका भी यकीन है, या जिस तरह से अभी प्रोफेसर चिनॉय कह रहे हैं कि जब बिल्कुल आधे से भी कम दाम पर हमें दूसरी जगह उसी के कॉम्पिटिटिव जो हैं वो जेट मिल रहे हों तो क्यों ये खरीदा जाएगा? देखिए, फ्रांस के साथ हमारा बड़ा ही अनोखा रिश्ता रहा है। फ्रांस हमेशा से, चाहे शीत युद्ध का समय हो, वह पाश्चात्य जगत का एक विद्रोही रहा है। और जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात करते हैं, जब हम बार बार बात कर रहे हैं परमाणु संबंध की भी, और परमाणु 6 यूनिट्स जो हम लोग जैतापुर में इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं 1650 मेगावाट कैपेसिटी की, तो वह फ्रांस को ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में लाने की बात थी, क्योंकि काफ़ी डर था कि कहीं उनका डीगॉलिज्म के चलते वो लोग तृतीय विश्व को वो
परमाणु तकनीक न आपूर्ति करते रह जाए। तो उसके चलते लाया, जब भारत 2008 में एक जिम्सन्स मिला था NSG के अंदर, तो पहला देश जिसके साथ भारत ने एक परमाणु समझौता किया था वह फ्रांस था। मनमोहन सिंह लौट रहे थे और उन्होंने समझौता किया था। तो फ्रांस का एक बहुत ही महत्व रहा है। फ्रांस, यह भी एक सत्य है कि फ्रांस अभी आर्थिक विपत्तियों से जूझ रहा है और यह बमबारी के पहले, आतंकवादी घटनाओं के पहले से भी था। लेकिन हमें साथ साथ इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि यूरोप कितना भी पतन की ओर जा रहा हो, उसके पास एक सामरिक क्षमता, जिसे हम स्ट्रेटजिक एसेट्स कहते हैं, वो एक बड़े ताकतवर, रोबस्ट स्ट्रेटजिक एसेट्स हमें कहना चाहिए कि है उनके पास। और जब हमारे विशेषज्ञ, विशेषकर से हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और डिक्लाइनिंग यूरोप की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो अभी बात हो रही थी, राफेल की बात हुई, मैं बस बोल रहा हूँ एक किस तरह से ब्रॉड पिक्चर है, बिग पिक्चर है, उसके अंदर आप सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। उसमें परमाणु ऊर्जा भी डाल सकते हैं, आप अपना जो सामरिक या कहें सैन्य क्षमता वाली वस्तुओं को रख सकते हैं। आज के दिन में वह सोलर एनर्जी जिसकी बात अभी की गई, उसके रिन्यूएबल की तरफ वो बढ़ रहा है। और फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसके पास 70% परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति किया करता था। वह आपूर्ति अब घटाकर वह 50 करने जा रहा है, 2025 तक वह 50 करने जा रहा है। तो वह काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने सारे एसेट्स को। तो भारत उससे मदद ले सकता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी है कि हम 40% भारत रिन्यूएबल पर जाएगा, उसमें हम भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं सोलर अलायंस पर जरूर बात करूंगी। एक बार एक सवाल का जो दौर है वो राफेल डील को लेकर खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राफेल डील पर हम आते हैं। देखिए, जिसे आपने सवाल पूछा था शशांक जी से कि देर क्यों हो रहा है, कई बातें हो रही है। भारत का जो एक पूरा का पूरा एक अप्रोच जिसे कहते हैं, एक नीति जो है वह थोड़ी सी बदल गई है। आप सीधे फ्लाई अवे, जिसको कंडीशन एक फ्रेज बहुत कसकर चला था, उसी में हम नहीं खरीदना चाहते हैं। यानी रेडी टू यूज में नहीं खरीदेंगे, हम लाएंगे। यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, को प्रोडक्शन की बात पहले से हुई थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, और इससे भी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो हमारे पास खुद का तेजस है, चाहे हमारे पास खुद विमान बनाने की हम सोच रहे हैं, तो उसमें कई क्षेत्र होते हैं। नहीं तो फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि जो भी तकनीकी मुद्दे थे वो हल हो चुके हैं और जो है MOU भी साइन हो चुका है, सिर्फ जो है दाम की बात है, सिर्फ कीमत की बात है। कुछ राजनीतिक वक्तव्य होते हैं, अभी प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, हो जाएगी, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। 2-3 एग्रीमेंट्स होते हैं, फिर उसके किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हो गए, उस पर भी आना होगा। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स ठीक से साइन हो गए, बड़ा मोटा दस्तावेज होता है, उसका शायद ही कुछ प्रिएबल आपको जब पब्लिक डोमेन में, तो यानी जो बारीकियां हैं उसकी हम नहीं देख पाए हैं। मनोज जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मनोज जोशी जी, बताइए आपका क्या मानना है? जो एक आकर्षण का जो केंद्र बना हुआ था वो राफेल डील बनी हुई थी, वो डील तो अभी नहीं हो पाई है। क्या आपका मानना है, क्या इसमें कीमत के अलावा ये भी एक मुद्दा रहा कि हम जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का, उसको लेकर भी देश में जिस तरह की राजनीति है, कहीं ना कहीं वहां भी जवाबदेही है कि अगर आप तैयारशुदा जहाज ले रहे हैं, जेट्स ले रहे हैं, तो किस तरह से जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसको कैसे प्रोत्साहन मिलेगा? क्या आपको लगता है कि कीमत के अलावा ये भी एक मुद्दा रहा होगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि ये तो तय कर लिया गया था कि हम 36 हवाई जहाज खरीदेंगे। ये मोदी साहब ही ने खुद तय किया था कि हम 36 हवाई जहाज, बने बनाए हवाई जहाज खरीदेंगे। प्रोफेसर चिनॉय की थोड़ी गलती है, वो 9 मिलियन का नहीं है, वो कम से कम $50 मिलियन का एक हवाई जहाज है। और वाकई में कीमत का सवाल सामने आता है। अगर आप पूरा हिसाब लगा लें तो $11 बिलियन, बिलियन मतलब 11 मिलियन नहीं, $11 बिलियन की डील हो सकती है या 9 बिलियन की हो सकती है। पर जो कुछ भी है, कीमत इतनी ज़्यादा है कि सरकार को बहुत सोच समझ के काम लेना होता है, क्योंकि केवल खरीदने की बात नहीं है। ये हवाई जहाज जो हैं आपकी एयरफोर्स में अगले 30 साल तक रहेंगे। इनकी मेंटेनेंस का भी सवाल है। जहाँ तक कि राफेल है, इसकी मेंटेनेंस जो है काफ़ी कीमती है। इसको जब प्रति घंटे जब जो इसकी कीमत होती है उड़ाने की, वो बहुत ऊंची है। ये ज़रूर है, इससे मैं सहमत हूँ प्रोफेसर शिनॉय से कि इससे सस्ते हवाई जहाज़ जो हैं वो हमारे सामने थे। सबसे पहले ग्रिपेन था, उसके बाद जो है अमेरिकी हवाई जहाज़ थे 2-1,
पर किसी वजह से सरकार एयरफोर्स जो है वो चाहती थी कि हम राफेल ही लें। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कहती है कि 36 हवाई जहाज लेंगे, परंतु एयरफोर्स कहती है कि हम कम से कम हमको 60, 70, 80 हवाई जहाज चाहिए। अगर इतने चाहिए तो फिर 36 लेके क्या वो संतुष्ट रहेगा कि नहीं? मैं नहीं समझता हूं कि 36 से काम बनेगा। और यदि आप 36 इस बार लेंगे और फिर 40 लेंगे तो मैं समझता हूं वो एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो कीमत जो आप आज दे रहे हैं उसकी दुगनी तिगुनी हो जाएगी अगले 5 साल जो है वही हवाई जहाज अगर आप खरीदेंगे। क्योंकि जहां तक कि रक्षा ये जो सामग्री होती है इसकी जो कॉस्ट है हर साल 10-15% जो है वृद्धि होती है जी। तो कीमत का सवाल जरूर हमारे सामने है जहां तक कि राफेल का मामला है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि 36 से एयरफोर्स खुद कह रहा है कि हमारा काम नहीं बनेगा। तो अगर काम नहीं बनेगा एक तरफ और दूसरी तरफ जो है आप खरीदने के लिए तुले हुए हैं, तो मैं समझता हूं ये काफी उलझन में है। सरकार को सोच समझ के अगला कदम लेना चाहिए। साथ साथ ये तो है कि हमारे सामने जो है और कोई विकल्प नहीं है जी। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी पिछड़ी हुई है कि फिलहाल जहां तक कि जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का मामला है हमको विदेशी से जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारा हवाई जहाज जो है एडवांस AMCA एयरक्राफ्ट है, पर वो अभी तो केवल ड्राइंग बोर्ड में है जी। ठीक है, अभी तक उसको जो है सरकार ने जो है अनुमति नहीं दी है जी। अगले फेज में जाने के लिए। और LCA के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। LCA का सवाल यह है कि LCA बहुत हल्का विमान है। जी मनोज जी, मैं चाहती हूँ कि अब राफेल से हम आगे निकलें, काफी बात हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि अब बात इस पर हो कि जो आतंकवाद को लेकर खासकर मुद्दा उठा है। प्रोफेसर चिनॉय, ये बताइए कि जिस तरह से दोनों ही देश फ्रांस और भारत आतंकवाद के अभी फिलहाल दोनों ताज़ा ही शिकार हैं। अगर पठानकोट का मामला देखें या बहुत बड़ा हमला फ्रांस पर हुआ पिछले दिनों में, और जो जॉइंट स्टेटमेंट है खासकर जो उसकी भाषा नज़र आ रही है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकायदा जो आतंकवादी संगठन हैं उनके नाम लिए गए हैं। इसमें आप किस तरह का संकेत देखते हैं? देखिए, यूरोप में और देशों में, यूरोप से लेके यूरोपियन स्कैंडिनेविया को देखा जाए, वेस्ट एशिया को देखा जाए, पश्चिम एशिया को, तो वहाँ इस्लामिक स्टेट भारी है। मगर इस्लामिक स्टेट के अलावा अल-कायदा, अल-नस्रा और इस तरह के संगठन हैं। दूसरा ये है कि फ्रांस में जो हमला हुआ वो ज़्यादातर फ्रांस के ही नागरिक थे, क्योंकि उन्होंने कई जगह एक बहुत बड़ी मीटिंग में भी जब बात किया तो उन्होंने फ्रेंच में बात किया। तो फ्रांस के लिए ये खतरा है। हमारे लिए इस्लामिक स्टेट वगैरह नहीं है, मगर जो आतंकवादी गुट हैं पाकिस्तान में उनका खतरा है, और हो सकता है भविष्य में तालिबान का खतरा दोनों पाकिस्तान और भारत को हो। मगर एक तो मतलब संसार के बहुत बड़े हिस्से में है, वो है IS वगैरह। ये जो हैं ये पाकिस्तान के साथ संबंधित हैं या पाकिस्तान और उनका झगड़ा चल रहा है जैसे तालिबान। मगर आतंकवाद के जो तरीके हैं फैलने के, जिस तरह के उनको हथियार मिलते हैं, जिस तरह का उनको फंड्स मिलते हैं, G20 के मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने 40 देश के नाम दिए जो आतंकवाद के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं और उनको हथियार भी दे रहे हैं। और कुछ नाम तो सब लोग जानते हैं, सऊदी अरेबिया, कटार, टर्की IS से तेल चोरी हुई तेल है इराक की, वो खरीद रहे और फिर बाहर बेच रहे हैं इजराइल तक। तो इस मामले में इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा यूरोपियन देशों से, अभी फ्रांस से, बाद में जर्मनी और अदर जो बाकी देश है उनसे बात करना होगा, क्योंकि इसको संभालने के लिए संगठित तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, यदि वो नहीं होगा, आखिर में बांग्लादेश में खूब मुसलमान हैं, हमारे देश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, सेंट्रल एशिया में भी हैं। तो यदि आतंक उस तरफ आ जाएगा तो भारत को जबरदस्त खतरा होगा। बिल्कुल, तो यानी आप मानते हैं कि ये मीटिंग जो है महत्वपूर्ण रही और खासकर ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है महत्वपूर्ण रहा। शशांक जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? खासकर इसमें इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो आतंकवादी संगठन हैं
खासकर सबके नाम वो हैं जहां की जो आतंकवाद पाकिस्तान के जरिए जो है भारत में पहुंच रहा है। ऐसे में फ्रांस में के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में बाकायदा उन आतंकवादी संगठनों के नाम लिखे जाना, किस तरह से आप ये देखते हैं? क्या एक दबाव बनाएगा पाकिस्तानी सरकार के ऊपर भी कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से आवाज उठ रही है अब? जी, अभी तक तो विश्व के जो ये पाश्चात्य देश हैं वो मानते थे कि आतंकवाद भारत और पाकिस्तान का जो मसला है वो द्विपक्षीय मसले की वजह से आतंकवाद फैल रहा है, और इसलिए वो दबाव डालते थे दोनों देशों के ऊपर कि वो अपने रिश्ते सुधारें। तो उसकी वजह से वो सोचते थे कि आतंकवाद अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता था क्योंकि वो और आतंकवाद फैलाता था, उसका संरक्षण करता था, सपोर्ट करता था हर तरीके से, और कहता था कि ये जो है ये हमारा अपना मामला है और ये बाकी चीजों से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये सब जितने भी यूरोपियन संघ के देश हैं और खासकर फ्रांस में, चाहे उनके अपने ही लोग इन्वॉल्व रहे हों, लेकिन आतंकवाद के से जब वो पीड़ित हुए हैं तब उनको लगा है कि आतंकवाद में जो है ये सोचना कि कोई द्विपक्षीय मसले अलग बातें हैं, ये ऐसा नहीं है, और आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करना चाहिए। तो जो भारत का हमेशा से ये अनुभव रहा था और भारत की बातचीत रही थी हमेशा से संयुक्त राष्ट्र में भी, जहाँ पे हमने कन्वेंशन की बात भी की थी, तो अब उसको ज्यादा मानने का मेरे ख्याल से फ्रांस जो है पहल कर रहा है। अमेरिका ने भी कहा है, लेकिन फ्रांस ने ये हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में डाला है, और पाकिस्तान की तरफ सीधा संदेश है कि वो अपने आतंकवादियों को पूरे तरीके से, खासकर जो पठानकोट में इन्वॉल्व थे और जो पहले और भी हमलों में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको खत्म किया जाए। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि आतंकवाद को जो है ये ग्लोबल इशू के तरीके से देखकर अब नए तरीके से सब देश जुड़ रहे हैं साथ में। ये बात मैं मानता हूँ कि इस्लामिक स्टेट ने अभी तक जो है उनका प्रायोरिटी यूरोप की तरफ है, और इधर की तरफ बढ़ेगी भी तो सबसे पहले उनके सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जहाँ पर कि वो सोचते हैं कि वहाँ पूरे तरीके से जो वो इस्लाम लाना चाहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के समय का, वो अभी नहीं वहाँ पर आ रहा है, तो उसको लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से पहले उनके ऊपर वो दबाव है इस प्रकार का कि वहाँ पे कई गुट के उनके अपने जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्टेट से सलाह ले रहे हैं, उनसे मदद ले रहे हैं हर प्रकार से। भारत में तो देखिए जो हमारे ये कश्मीरी ग्रुप है, उन्होंने कहा भी है सीधे सीधे तरीके से कि इस्लामिक स्टेट से हमें कोई मतलब नहीं है और हमारा उनके साथ में कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये है समय थोड़ा सा कम है जी शशांक जी, समय थोड़ा कम है, 2 और मेहमानों को शामिल करना चाहती हूँ। डॉक्टर राजीव नयन, ये बताइए कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत कई तरह के आतंकवाद का शिकार है, चाहे वो अलगाववाद कश्मीर में देखें या सीमा पार से आ रहा आतंकवाद हम देखें, या फिर जो ISIS को लेकर भी लगातार बात हो रही है। प्रोफेसर चिनॉय ये कह रहे हैं कि बहुत कोई हमें फौरी जो है खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अभी हमने देखा है 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है कि वो कहीं ना कहीं हमदर्दी कर रहे थे इंटरनेट पर, ISIS से राष्ट्रव्यापी कार्रवाई हुई है। क्या ये किसी तरफ संकेत देता है कि हमें बार बार जो ये दलील दी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद से हमें लड़ने के लिए, चाहे फ्रांस का हम जिक्र करें या दूसरे यूरोपीय देश का जिक्र करें या अमेरिका का जिक्र करें, उनका साथ लेना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थ्रेट भी, ये भी खतरा हमारे सामने है? निश्चित ही साथ तो लेना ही होगा, क्योंकि ISIS जो एक खतरा के रूप में उभर कर आ रहा है, यह काफ़ी जटिल खतरा है। इसका क्यों जटिल है, इसका मैं बताता हूँ। पहले तो इसे एक उभारा गया एक राष्ट्र के द्वारा, अपने ही जिस सरजमीन के एक जो ग्रुप थे। लेकिन प्राथमिकता क्या हो भारत की, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो एक बिल्कुल फौरी खतरा हमारे सामने है, या फिर जो खतरा हो सकता है कभी? एकदम खतरा है, और साथ साथ सबसे बड़ा खतरा इसलिए है कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, और जब इराक से जब अमेरिकी सैनिक जा रहे थे, उन्होंने जो अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स था उसका उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पोजीशंस पे आ गया है ISIS का, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई आसपास के जो काफ़ी आधुनिक जिनके पास विभाग है विज्ञान के, वहाँ जाके वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आज के तकनीकी युद्ध में जो जियोग्राफिकल बैरियर या जियोग्राफिकल डिस्टेंस को आप हमें नहीं मानना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि भारत उनके रेडार पे नहीं है, भारत उनके रेडार पर है। आज नहीं, 2 साल बाद हो, 1 साल बाद हो। पहले कहा गया था कि ये ऑल्टरनेटिव टू अलकायदा होगा, लेकिन आज के दिन में कहीं ना कहीं दोनों हाथ मिला लिए हैं। जब हाथ मिला लिए हैं तो विश्व को जानना होगा कि भारत का जो खतरा है उनके खतरे से अलग नहीं है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, आप कह रहे हैं कि हाथ मिला लिया। शुरुआत में यही इसी तरह से बात कही गई थी, लेकिन अब कई जगह से जो रपट आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रहे हैं, कहीं कहीं
अल-कायदा के लोग उनसे ज़्यादा साथ में प्रभावित हो कर गए रहे हैं। हैं। और जिस तरह से आपने बात की 15 लोग गिरफ्तार हुए, जब हमारे यहाँ से 15 लोग गिरफ्तार हो सकते हैं तो जो उनके प्रभाव में आएंगे वो क्यों नहीं उनके पास चले जाएंगे। तो ये बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि सूचना साझा करना, इसमें पाश्चात्य जगह काफ़ी कंजूसी दिखाता है और अपना खतरा को अपने से झेलना चाहता है, हमारे खतरे को समझाता है कि नहीं ठीक है, आप अपना जो साबिक वहाँ का लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कीजिए। तो हमें कहीं ना कहीं संकेत देना होगा बिल्कुल। कि अगर आप हमारे साथ हमारे समस्या को अपनी समस्या न मानेंगे, हम आपकी समस्या को अपनी समस्या मान रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल लगता है कि जॉइंट स्टेटमेंट से कि कम से कम फ्रांस के साथ तो ये बातचीत नहीं, सही साबित हुई है। यह मेरे पास बस पृष्ठभूमि- आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं। मनोज जोशी जी, ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक चीज़ अगर देखें, जो बात हुई है सोलर अलायंस को लेकर, जिसको लेकर आप बात भी करना चाहते थे, ये बताइए कि इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? भारत और फ्रांस दोनों ही इस मामले में काफ़ी अग्रणी रहे हैं कि जो शिफ्ट है वो सोलर एनर्जी की तरफ होना चाहिए दुनिया के देशों का। इस अलायंस से क्या कुछ हासिल हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक कि फ्रांस है, उसकी जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी है बड़ी एडवांस्ड है। आज से नहीं, कम से कम 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है उनके पास, जिस पे कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक फ्रांस जो है फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जिसकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही एडवांस्ड है, सबके टक्कर की, अमेरिका के टक्कर की है। कई एरियाज में, रेलवे टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में शायद फ्रांस जो है वो अमेरिका से भी आगे है। वैसे ही सोलर में जो है फ्रांस का नाम है। और साथ साथ नाम तो अलग रहा, सवाल ये उठता है कि क्या वो टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार होंगे, नंबर 1। नंबर 2, कहा जा रहा है कि वो $300 मिलियन लगाने वाले हैं। तो वो डॉलर वाकई में वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर जब ये समिट होते हैं, विदेशी लीडर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि इतना ये अग्रीमेंट हुआ है या वो अग्रीमेंट हुआ है, और आखिर में जब देखते हैं हम तो उन जो बात जो है वो आखिर में बनती नहीं है। और ये कई साल गुजर जाते हैं, ना टेक्नोलॉजी नजर आती है, ना इन्वेस्टमेंट नजर आता है। बिल्कुल। तो यही देखना होगा। जहां तक कि MOU है और जहां तक कि उसका वायदा है कि हम सोलर टेक्नोलॉजी में सोलर अलायंस हमारे साथ होगा, मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भारत का काफी फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर अगर राफेल जेट की डील जो है, सौदा है, वो नहीं भी हुआ है तो जाहिर है इस दौरे को नाकाम नहीं माना जा सकता। और वैसे भी वो मेहमान बनने आए थे गणतंत्र दिवस पर, और ये साइड लाइन्स पर जाहिर है इन सौदे की बात होनी थी। लेकिन जिस तरह से तकनीक का जिक्र हो रहा है, आतंकवाद पे समझौते का जिक्र हो रहा है, या फिर जिस तरह से सोलर जो ऊर्जा है उसको लेकर जो प्राथमिकता है भारत और फ्रांस की, उसको लेकर इस दौरे को काफ़ी हद तक कामयाब माना जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।